नमस्कार। आज के वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा राज्य के ऊपर बात करने जा रहे हैं, स्टेट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम अपनी बात शुरू करें इससे पहले आप सभी से आग्रह कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए, राज्य के बारे में हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जब बात करते हैं तो यहाँ राजनीति विज्ञान के संदर्भ में राज्य शब्द का निहितार्थ जो है वो बड़ा अलग है। और राज्य की जो एक व्याख्या है, राजनीति विज्ञान के जितने भी राजनीति शास्त्री हुए, इन राजनीति शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से इस राज्य की व्याख्या की, अर्थात इसकी भूमिका के बारे में, इसकी संगठन के बारे में, इसकी कार्य के बारे में, राज्य के बारे में हमें अपनी अलग अलग धारणाएं देखने को, अलग अलग सिद्धांत देखने को मिलते हैं। साम्यवादी हैं, समाजवादी हैं, आदर्शवादी हैं, गांधीवाद है, तो ये सब अपने अपने तरीके से राज्य की व्याख्या करते हैं। हम इनकी भूमिका से बात करने से पहले ये देखें कि राज्य का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, किन चीजों से मिलकर के इसका निर्माण होता है, आदि चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, राजनीति विज्ञान जो विषय है, इस राजनीति विज्ञान का विषय का सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मूल है, वो मूल है क्या साहब? राज्य। अर्थात पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हम अगर सबसे पहले किसी की बात करते हैं तो वो राज्य की बात करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पॉलिटिकल शब्द जो है वो पॉलिटिकल शब्द किससे बना? पोलिस से बना, जो कि एक यूनानी भाषा का शब्द है। और इस यूनानी भाषा के पोलिस शब्द का हिंदी में शब्दार्थ होता है नगर राज्य। ये नगर राज्य यूनानी सभ्यता में हमें देखने को मिलते थे, जो अपनी आकार और जनसंख्या में बहुत छोटे हुआ करते थे, और इन पोलिसों को शासन की इकाई कहा जाता था। आज हमें ये पोलिस अर्थात नगर राज्य नहीं दिखाई देते। इन नगर राज्यों के स्थान पर हमें क्या दिखाई देता है? राष्ट्र राज्य दिखाई देता है, नेशन स्टेट दिखाई देते हैं। तो यहाँ देखने की बात है कि यहाँ भी हमें राज्य दिखाई दे रहा है, यहाँ भी हमें राज्य दिखाई दे रहा है। तो राज्य का मीनिंग क्या है? तो देखिए, राज्य जब शब्द की हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान में, तो यहाँ हमारा तात्पर्य राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब आदि से नहीं है। ये भारतीय संघ की इकाइयां हैं। जब हम राजनीति विज्ञान में राज्य की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जर्मनी, चीन, जापान है। ये जो है यह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय जब भी हम राज्य की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य किससे होता है? राष्ट्र राज्य शब्द से होता है। हम अपनी सुविधा के लिए राष्ट्र राज्य के स्थान पर सिर्फ किसका उल्लेख कर देते हैं? राज्य का उल्लेख कर देते हैं। तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी सदैव अपनी इस बात को स्मृति में रखें, सदैव ध्यान में रखें कि जब भी राज्य की बात की जाएगी तो हम किसकी बात करेंगे? राष्ट्र राज्य की बात करेंगे। और राज्य का भी क्रमिक विकास हुआ है। राज्य की अवधारणा जो है इसका भी क्रमिक विकास हुआ है। इस राज्य शब्द की हम देखें, स्टेट कहते हैं इसे हम क्या कह रहे हैं? स्टेट कह रहे हैं। और यह है स्टेट शब्द जो है वह स्टेटस शब्द से बना, और स्टेटस का मतलब होता है सामाजिक स्तर। और सामाजिक स्तर की समाज में उसका स्तर क्या है? धीरे धीरे यह सामाजिक स्तर जो है वह राज्य से जुड़ गया कि राज्य का भूमिका, राज्य की स्थिति क्या है। तो देखिए, समाज का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, समाज का सबसे महत्वपूर्ण संगठन क्या है? राज्य है, जो कि व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करता है। इस राज्य के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाता है। राज्य समाज में कई सारे और संगठन भी हैं, परंतु बाकी के अन्य संगठन और राज्य रूपी संगठन इनमें अंतर है। और अंतर इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? राज्य के पास है। और राज्य की इसी सर्वोच्च शक्ति के कारण बाकी अन्य संगठनों को भी किसकी बात माननी पड़ती है? किसके आदेशों की पालना करनी पड़ती है? राज्य के आदेशों की पालना करनी पड़ती है। तो राज्य की अपने आप में एक विशिष्ट स्थिति है। और राज्य जो है वो मानव कल्याण के लिए कार्य करने वाली सार्वभौमिक संस्था है, सार्वदेशिक संस्था है। और दुनिया के अगर मानचित्र को उठा करके देखें तो दुनिया के मानचित्र में लगभग 200 के आसपास हमें क्या दिखाई देते हैं? राष्ट्र राज्य दिखाई देते हैं। और राष्ट्र राज्य जो है वो है, इसको हम यूनानी सभ्यता में भी देख सकते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? नगर राज्य कह रहे हैं। मैकियावेली ने भी इस राष्ट्र राज्य की बात की है, हॉब्स ने भी इसकी बात की थी। हॉब्स से पहले बोंदा भी जो है वह राज्य के बारे में बात कर रहा है। आज हमें राष्ट्र राज्य जो है वह जो जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो राष्ट्र राज्य निरंतर अपनी उपयोगिता, अपनी भूमिका बनाए हुए है। तो राज्य का मीनिंग क्या है? राज्य
का निर्माण 4 तत्वों से मिलकर के होता है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन 4 तत्वों के आधार पर हम राज्य की परिभाषा बना सकते हैं। देखिए, राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है? तो राज्य की परिभाषा हम देखें कि कुछ राज्य वह संगठन है, लोगों का वह समुदाय है, राज्य लोगों का वह समुदाय है जो कि एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों से मिलकर के बना हुआ है। राज्य लोगों का वह समुदाय है जो निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों से बना हुआ है, जहां सरकार, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार क्या करती है? अपने आदेशों की पालना कराती है। वह किसी अन्य के आदेशों की पालना नहीं करती। बाह्य क्षेत्रों में वह अन्य के आदेशों की पालना नहीं करती, अपितु अपने आंतरिक क्षेत्र में क्या करती है? अपने आदेशों की पालना कराती है। उस राजनीतिक संगठन को हम क्या कहते हैं? तो राज्य कहते हैं। तो राज्य लोगों से मिलने वाला वह संगठन है जो एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों के ऊपर अपने आदेशों की पालना कराता है और बाह्य क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र शक्ति का प्रयोग करता है। वह संगठन क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। तो राज्य का निर्माण जनसंख्या से मतलब ये है कि उसमें निवास करने वाले क्या होने चाहिए? लोग होने चाहिए। अब 2-4 परिवारों से मिलकर के राज्य का निर्माण नहीं होता, इसमें जनसंख्या बहुसंख्यक होनी चाहिए, पर कितनी होनी चाहिए इसके बारे में भी कोई निश्चित संख्या हम नहीं बता सकते। प्लेटो ने कहा था कि साहब राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040 होनी चाहिए। यह प्लेटो की बात कब कही गई? जब नगर राज्यों का प्रचलन था। आज नगर राज्य हमें देखने को नहीं मिलते। अरस्तु ने कहा कि साहब न तो बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, न बहुत ज्यादा होनी चाहिए। रूसो ने कहा कि साहब राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। परंतु हम दुनिया में आज देख रहे हैं कि चीन और भारत जैसे अरबों की जनसंख्या वाले देश भी हैं, दूसरी तरफ बहुत छोटी जनसंख्या वाले देश भी हैं। तो जनसंख्या के आधार पर हम किसी राज्य का निर्धारण नहीं कर सकते। जनसंख्या किसी भी राज्य की कम या ज्यादा हो सकती है, पर एक निश्चित जनसंख्या जो है वो राज्य के होने के लिए, क्योंकि वह मानव कल्याण के लिए कार्य करने वाला संगठन है, तो उसमें निवास करने वाली क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा है निश्चित भूभाग, कि किसी भी राज्य का अपना एक डिसाइडेड क्या होता है? लिमिट एरिया होता है, उसी एरिया में जनसंख्या निवास करती है। तो निश्चित भूभाग, अब भूभाग क्षेत्रफल भी निश्चित नहीं हो सकता, कम या ज्यादा हो सकता है। एक तरफ रूस, चीन, अमेरिका, भारत जैसे विशाल आकार वाले देश भी हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश भी हैं जिनका आकार बहुत ही छोटा है। जैसे हम बात करें सेंट मेरिनो की बात करें, या हम बात करें कि साहब वेटिकन सिटी की बात करें, ये बहुत छोटे आकार वाले देश हैं, परंतु इन सब देशों का स्तर एक जैसा है, क्योंकि इन सभी देशों के पास अपनी अपनी क्या है? संप्रभुता है। तो देश की जनसंख्या और भूभाग जो है वह निश्चित नहीं है, कम या ज्यादा हो सकता है। सरकार की जो उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य करने वाला संगठन क्या कहलाएगा? सरकार कहलाएगा। और राज्य का ऐसा रूप जो कि हमें दिखाई दे वो क्या कहलाता है? सरकार कहलाता है। राज्य की इच्छाओं को, राज्य की नीतियों को, राज्य के कानूनों को लागू करने वाली संस्था क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। तो राज्य के आदेशों की पालना किसके द्वारा कराई जाती है? सरकार के द्वारा। तो लोगों द्वारा, उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों द्वारा इस संगठन का, किसका? सरकार का निर्माण किया जाता है। अब सरकार के रूप अलग अलग हो सकते हैं, कहीं राजतंत्र है, कहीं प्रजातंत्र है, कहीं अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, कहीं सैनिक तंत्र है। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियां हो सकती हैं, परंतु किसी राज्य का होने के लिए किसका होना जरूरी है? सरकार का होना जरूरी है। बिना सरकार के कोई भी राज्य अपना कार्य नहीं कर सकता, अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य को अगर अपने आदेशों की पालना करानी है, अपने निर्णय लेने हैं, तो वह किसके माध्यम से कार्य तो सरकार राज्य का वह रूप है जो कि हमें दिखाई देता है, अर्थात अदृश्य राज्य का दृश्य रूप क्या है? सरकार है। और चौथा एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह है संप्रभुता। संप्रभुता शब्द जिसे हम अंग्रेजी भाषा में सॉवरेनिटी भी बोल रहे हैं, और इस सॉवरेनिटी शब्द का हिंदी में अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर, अर्थात ऐसी शक्ति जो किसी अन्य के आदेशों की पालना ना करे, अपितु अन्य से अपने आदेशों की पालना करवाए, उस शक्ति को हम क्या कहेंगे? सर्वोच्च शक्ति कहेंगे। तो वो सर्वोच्च शक्ति की राज्य तभी हो सकता है जब वह अपने आंतरिक क्षेत्र के साथ साथ बाह्य क्षेत्रों में अपने आदेशों की पालना, अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का प्रयोग कर सके। वह
संगठन ये क्या कहलाएगा? राज्य। तो राज्य होने के लिए क्या होना जरूरी है? उसके पास संप्रभुता होना जरूरी है। बिना संप्रभुता के, जैसे हमारे मानव शरीर में धड़ का जो महत्व है, बिना धड़ के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार राज्य होने के लिए किसका होना जरूरी है? संप्रभुता का। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि उसके पास ब्रिटेन उपनिवेश था, ब्रिटेन का गुलाम था, और उसके पास क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत एक राष्ट्र राज्य बन गया, क्योंकि उस भारत रूपी राष्ट्र राज्य को क्या प्राप्त हो गई? संप्रभुता। अर्थात अब भारत अपने आंतरिक मामलों के साथ साथ अपने बाह्य मामलों में भी निर्णय लेने में पूरी तरह से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, सक्षम हो गया, और किसी अन्य देश के आदेश की पालना करने के लिए वो बाध्य नहीं रहा। तो संप्रभुता राज्य होने के लिए सबसे अनिवार्य तत्व है। जैसे मानव शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, उसी तरह राज्य को चलाने के लिए किसका होना जरूरी है? राज्य का होना, संप्रभुता का होना जरूरी है। तो देखिए, भारत, अमेरिका, ये क्या है? सब चीन, जर्मनी, जापान, ये सब क्या है? राज्य है, राष्ट्र राज्य है। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। तो क्या संघ की इकाइयां राज्य है? संघ की इकाइयां, जैसे भारतीय संघ की इकाइयां हैं राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तो क्या ये राज्य नहीं है? देखिए, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमारा राज्य शब्द से तात्पर्य उड़ीसा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र से नहीं है। ये संघ की इकाइयां हैं, क्योंकि देखिए, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार के पास जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार है, परंतु उन सबके पास क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है, क्योंकि वो भारत सरकार के आदेशों की पालना करती हैं, भारत सरकार के आदेशों से बंधी हुई हैं। तो उनके पास संप्रभुता होने के कारण हम राजनीति विज्ञान की शब्दावली में उड़ीसा, पंजाब, बिहार को क्या नहीं कह सकते? राज्य नहीं कह सकते। हम अपनी सुविधा के लिए उनको राज्य बोल देते हैं कि साहब भारत में 29 राज्य है, तो 28 राज्य हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि राज्य, ये अब राज्य की भूमिका क्या है? राज्य का सबसे प्राइमरी काम है कि वह अपने नागरिकों को कल्याण करता है, उनकी रक्षा करता है। अब राज्य की भूमिका के बारे में विभिन्न राजनीति शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है। आदर्शवादी राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं। उपयोगितावादी कहते हैं कि साहब व्यक्ति की अधिकतम सुख की प्राप्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के द्वारा की जाएगी। समझौतेवादी विचारक जो हैं वो ये कहते हैं कि इस राज्य का निर्माण लोगों ने एक समझौते से किया है। आदर्शवादी कहते हैं कि साहब ये प्राकृतिक संस्था है, ईश्वर द्वारा बनाई गई है, प्रकृति द्वारा बनाई गई है। कार्ल मार्क्स सबसे अलग साम्यवादी विचारधारा कहती है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है। वर्गीय मतलब एक वर्ग विशेष, अर्थात पूंजीपति वर्ग के लोगों को, हितों को पूरा करने वाली संस्था है राज्य, और इस राज्य को समाप्त करना होगा। इसकी बात कौन कहते हैं? साम्यवादी कहते हैं। अराजकतावादी भी राज्य को समाप्त करने की बात कह रहे हैं, गांधी भी राज्य को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। तो इस राज्य के बारे में विभिन्न अवधारणाएं, विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत प्रचलित हैं। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।